नमस्कार बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले वही बातें कि वीडियोस हैं इस सीक्वेंस में देखिए। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैथ्स और रीजनिंग नहीं है। जैसे मैथ्स में आज अलजेब्रा पढ़ा तो कल हम ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी। परसों हम अर्थमेटिक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज को पढ़ने को आपको सीक्वेंस से ही पढ़ना पड़ेगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, अगर आपने पहले के वीडियो या फिर आपकी बेसिक क्लियर नहीं हुए हैं तो आप आगे का जो समझ नहीं पाओगे, है ना। तो आज का अपना टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो आज हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पहले अगर पिछले वाला आपने पर्सनल प्रोनाउन वगैरह नहीं पढ़े तो अब आप चल पड़े डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ने, तो समझ में तो कुछ आएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैं 3 ले रहा हूं अभी। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इन्हीं में से एरर आता है, इन्हीं में से पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना क्वेश्चन। चलो, ईच ऑफ का मतलब क्या होता है? ईच ऑफ मतलब प्रत्येक, मतलब ये एक एक करके बात करता है ना, कि एक एक को। ईच ऑफ, मैंने बोला कि ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, मतलब जो एक एक बच्चा था ना वो सभी ने उन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। उसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि ऑल द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ये सभी बच्चों ने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। इसका मतलब जो ये ईच है ना, जो मैं चाह के आ रहा हूं कि प्रत्येक बच्चा, कोई बच्चा छूट नहीं जाए क्लास में, सब बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करना ही पड़ेगा। इस बात में मैं इंफेसाइज डालने के लिए ईच का यूज में लेता हूं। तो ईच ऑफ द बॉयज, तो एक के लिए दूंगा क्या मैं ईच का यूज? एक के लिए मैं ईच का यूज क्यों लूंगा भाई? एक का लिए बोलूंगा द बॉय हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। एक ही तो लड़का था, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो 2 होंगे, तब मैं बोलूंगा कि ईच, दोनों, मतलब ईच मतलब दोनों, प्रत्येक, कि दोनों के दोनों को सबमिट करना है, कोई रह ना जाए, है ना। तो ईच है वो 2 या फिर 2 से ज्यादा के लिए, 2 या फिर 2 से ज्यादा के लिए, 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज में होता है। 2 या 2 से ज्यादा के लिए, एक का होगा तो एक के लिए नहीं आएगा, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा के लिए ईच आता है। नेक्स्ट है आइदर ऑफ। आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है? या तो ये या फिर वो। आइदर ऑफ या तो ये और या फिर वो, है ना। आइदर के साथ में और आता है, इधर भी बोलते हैं इसको, नीदर भी बोलते हैं, एक को नाइदर बोलता हूं मैं, है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है ना। ये आइदर बोल रहा हूं मैं, आइदर ऑफ। तो आइदर ऑफ क्या होता है? या तो ये या फिर वो, है ना। तो आइदर है वो 1 आउट ऑफ 2 लेता है, 1 आउट ऑफ 2, कि 2 में से एक के लिए बात हो रही होती है उसमें, कि दोनों में से ना एक ने तो पक्का काम किया है ना, दोनों में से एक ने तो पक्का काम किया है। नाइदर ऑफ का मतलब होता है कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब किसी ने भी काम नहीं किया। 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ 2, ये है इनका मतलब कंपैरिजन। अगर सेंटेंस में कैसे यूज में हो सकते हैं, ये ईच है वो 2 से ज्यादा के लिए यूज में होगा, आइदर है वो एक के लिए यूज में होगा, 2 के लिए, मतलब एक के लिए होगा 2 में से एक के लिए, 2 में से एक के लिए, है ना। और ये नाइदर है वो तो यूज, मतलब उसमें नेगेटिव सेंस आ जाता है, किसी ने भी कुछ किया ही नहीं है ना। चलिए, सबसे पहले एक तरीका तो ये अपना, जैसा सब टीचर पढ़ाते हैं ग्रामर, कि जब भी ईच ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, उसके बाद में जो भी नाउन आएगा उसको प्लूरल लिख दो, वर्ब आएगी उसको सिंगुलर लिख दो, एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी आएगा उसके बाद में उसको भी सिंगुलर लिख दो। तो ऐसे जब कोर्स खत्म हो जाता है तो हजारों रूल सामने आ जाते हैं। अभी कर लो भाई याद। अगर आप अपने आप को इतना महान समझते हो, इंटेलिजेंट समझते हो कि हम याद कर लेंगे और सीधा डायरेक्ट रूल पे जाएंगे, बिना समझे क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप कर सकते हो, है ना। बाकी ऐसे रूल रटने नहीं है ना। और अगर रूल्स को कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे ना अपन, तो क्या होगा, वो रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सेंटेंस देंगे तुरंत अपने दिमाग में आएगा, हाँ ये तो वो कंसेप्ट था। रूल कभी भी याद नहीं रखा जा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। अगर यहां पे एक प्रीपोजिशन हो रही है, तीनों में यूज ऑफ ऑफ ऑफ। ऑफ एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो या तो किसी के ऊपर पोजीशन बनाने के लिए काम में ली जाती है, या फिर किसी किन्हीं चीजों में जो सिलेक्शन के काम आती है।
जैसे मैंने बोला कि द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, किसका प्लेयर? पाकिस्तान का प्लेयर। तो ऑफ है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या बना रहा है? पोजीशन बना रहा है। तो ऑफ है, एक तो पोजीशन के लिए यूज में लिया जाता है, एक मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज, मतलब लड़कों में से एक। तो इसमें ऑफ क्या है? सिलेक्शन का काम कर रहा है। तो जब पोजीशन बनाने का काम कर रहा है और एक का क्या काम कर रहा है? सिलेक्शन का काम कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, अब क्लास में बैठे हैं, क्लास में ना 5 बच्चे हैं, टीचर ने बोला किसी एक अच्छे बच्चे को छांट के लाओ, मैं छांट लाऊंगा। 2 बच्चे हैं तो भी छांट लाऊंगा। क्या वहां पे एक बच्चा होता कि मैं सिलेक्शन कर पाऊंगा? वहां पे नहीं कर पाऊंगा। तो जो ऑफ है ना, वो एक से ज्यादा के लिए सिलेक्शन में यूज में होती है। तो मिनिमम 2 ले सकते हैं अपन, 2 होंगे तभी ऑफ एज ए सिलेक्शन के रूप में आएगी। और 2 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। इसीलिए ऑफ के बाद में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और वो एक सिलेक्शन के रूप में काम कर रही है, तो वहां पे एक प्लूरल नाउन आता है ना। तो ये अभी समझ जाते हैं अपन सेंटेंस को। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। चलिए वर्ब ढूंढिए, कहां पर है वर्ब? ये रही मेन वर्ब। कैन क्या है? एक मॉडल है। ओके, इनको छोड़े एक बार, कैन मॉडल आ गया। अब क्या? दैट ऑब्जेक्ट हो गया इसका। द गर्ल ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। अब मुझे बताओ, कोई भी वर्ब ऐसी हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? नहीं हो सकती। इसका मतलब जो नाइदर है वो एक प्रोनाउन भी है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? वो सब्जेक्ट बनेगा। अब चलो बात करते हैं अपन ये। अब अभी हमने पढ़ा कि ऑफ एक सिलेक्शन का काम करती है, ऑफ प्रीपोजिशन वो एक सिलेक्शन का काम करती है, और सिलेक्शन के लिए हमें एक की जरूरत नहीं होती, कम से कम 2 की तो जरूरत होगी। तो गर्ल को क्या बनाना पड़ेगा? अपने को गर्ल्स बनाना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। अब मुझे ये बताओ, जो मेन वर्ब है ये इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग आएगी क्या? अभी तक इतने लेक्चर, इतने वीडियो हो गए अपने, हर वीडियो में मैंने बोला कि जो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका वर्ब से ना कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका तो वर्ब से कोई लेना देना ही नहीं है। वर्ब का लेना देना तो सब्जेक्ट से होता है। और सब्जेक्ट क्या यहाँ पे? नाइदर है। और नाइदर अभी मैंने बताया, नाइदर एक एक करके बात करता है, तो वो सिंगुलर करके बात करता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लूरल है। बच्चों यहाँ पे मॉडल आया है कैन, और मॉडल के साथ में बेस फॉर्म आती है। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल ही होती है। आगे वाले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले मेन वर्ब ये रही इज। अच्छा, अब इज क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। बी की फॉर्म बताई थी, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर जाए वो क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब अपने साथ में क्या लाती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाती है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। करेक्ट क्या है? एडजेक्टिव। अच्छा, सब्जेक्ट कौन है अभी पता चलेगा। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। आंसर्स क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। 3 क्या है? इसका न्यूमेरिक एडजेक्टिव। इसको क्वालिफाई कर रहा है कितने आंसर? 3 आंसर। दे क्या है? आर्टिकल। अब बच गया नाइदर। नाइदर अपना क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। नाइदर अपना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, नाइदर ऑफ 3 आंसर्स। अभी तो हमने पढ़ा था कि नाइदर का मतलब तो ये होता है दोनों में से कोई नहीं। तो या कि 3 के लिए तो ये आ सकता है? नहीं आ सकता। अब बोलो सर ठीक है, फिर 3 को हटा के यहाँ पे 2 कर सकते, 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं। मतलब आपने तो आंसर को गायब कर दिया। ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आंसर गायब होंगे नहीं, यहाँ पे आंसर गायब यहाँ पे होंगे नहीं। आंसर रहेंगे 3 के 3 ही। और नाइदर की जगह हम एक जो प्रोनाउन है नन, वो यूज में ले सकते हैं। 2 से ज्यादा के लिए अगर नेगेटिव सेंस में आएगा, वहां पे अपन यूज में लेंगे नन। नन ऑफ 3, नन ऑफ द 3 आंसर्स इज करेक्ट। तीनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। समझ में आई बच्चों? ये सिर्फ सिलेक्शन 2 के लिए, ये नाइदर है वो 2 के लिए आएगा, आइदर है वो भी 2 के लिए आएगा, इच है वो 2 से ज्यादा के लिए आएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे फिर इच यूज में ले लो, इच यूज में ले लेते हैं। इच का मतलब पढ़ना है एक बार, इच ऑफ द 3 आंसर इज करेक्ट। तीनों में से हर एक क्वेश्चन सही है। ये तो उसका सेंस नहीं था। सेंस तो क्वेश्चन का सेंस क्या था? नाइदर ऑफ द 3 आंसर इज करेक्ट, कि तीनों में से कोई भी सही नहीं है।
नेगेटिव में आना चाहिए ना, तो इच नहीं दे सकते हम यहाँ पे यूज में, यहाँ पे हमें नन है वो यूज में देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस देना है अपने को सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईच ऑफ द 3 आर्टिकल्स आर इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले मेन वर्ब जब बी की फॉर्म में हो तो वो एक लिंकिंग वर्ब होती है, या मेन वर्ब बोल सकते हैं उसको, है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। अच्छा, अब ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अच्छा ईच क्या है इसका सब्जेक्ट। ओके, अब मुझे ये बताओ आप, ऑफ है वो क्या है, एक सिलेक्शन का काम करती है। सिलेक्शन क्या, एक आर्टिकल में सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ये बता दो। एक आर्टिकल में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो आर्टिकल को क्या बनाना पड़ेगा अपने को, आर्टिकल्स प्लूरल बनाना पड़ेगा। इस मेन वर्ब का सीधा सीधा लेना देना किसके साथ में होता है, ईच के साथ, सब्जेक्ट के साथ में। ईच वो एक एक करके बात करता है, तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ईच आना चाहिए था। सही आंसर क्या होता, ईच ऑफ द आर्टिकल्स इज इंफॉर्मेटिव। सब हर एक जो आर्टिकल है ना, वो सब के सब क्या है, हर एक जो आर्टिकल है वो इंफॉर्मेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, बोथ ऑफ द गेस्ट हैव नॉट कम येट। चलिए मेरे पास कहां पे है, ये रही। हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, पढ़ा चुका हूं मैं ये चीजें। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। गेस्ट क्या हो गया इसका, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बोथ क्या है, वो क्या बनना चाह रहा है, सब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये आएगा, बोथ ऑफ द गेस्ट हैव नॉट कम येट। इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि एक तो बोथ और एक ऑफ, ये दोनों कभी भी नेगेटिव यूज में नहीं लिए जा सकते। बोथ को आप नेगेटिव सेंस नहीं दे सकते, यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं दे सकते। ऐसे हो सकता था कि बोथ ऑफ द गेस्ट हैव कम, ऐसे हो सकता था, लेकिन बोथ ऑफ द गेस्ट हैव नॉट कम येट, ये ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए फिर नहीं हो सकता नेगेटिव के लिए, वहां पे अपन यूज में क्या लेंगे, एक नाइदर। नाइदर क्या है, नेगेटिव का सेंस देगा, नाइदर नेगेटिव का सेंस देगा। नाइदर ऑफ द गेस्ट सही है, प्लूरल है, वेरी गुड। यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। नोट, जब नाइदर आई है पहले से, नाइदर का मतलब ही नहीं होता है, तो नोट भी नहीं आएगा। कम सही है, येट सही है ना। तो क्या आ जाएगा, नाइदर का यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब यूज में लीजिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, बच्चों यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को सिंगुलर कहां से बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे हेज है, वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो चुकी है पहले, तो ये वर्ब सिंगुलर ही है अभी। तो सही आंसर क्या होना था इसका, नाइदर ऑफ द गेस्ट हैज कम येट। नाइदर ऑफ द गेस्ट हैज कम येट। तो बच्चों ये था अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कि कैसे यूज में लिया जाता है इसको, है ना, कि ना ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ। ईच ऑफ है वो दो में से, दो या दो से ज्यादा के लिए यूज में होता है। नाइदर है वो दो में से जीरो के लिए यूज में होता है, और आइदर है वो दो में से एक के लिए यूज में होता है। तो ऑफ प्रीपोजिशन है वो एक सिलेक्शन का काम करती है। सिलेक्शन के लिए उसके साथ में आने वाला जो नाउन है हमेशा प्लूरल होना चाहिए, और जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे, जहां पे ईच, आइदर, नाइदर होता है, ये एक एक करके बात करते हैं, तो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। उसके बाद में आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन जो भी आएगा, वो भी हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना। तो आज अभी अपन देखते हैं आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, वो ये होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये है ना। तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला दैट इज योर हाउस, कि दैट इज योर हाउस, की वो घर है ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं ना। तो ये प्रोनाउन है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की के रूप में भी यूज में होते हैं, या फिर एक एज है एडजेक्टिव भी यूज में होते हैं, एज है एडजेक्टिव भी यूज में होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि दिस बिल्डिंग इज मोर अट्रैक्टिव, दिस बिल्डिंग इज मोर अट्रैक्टिव, है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें दिस बिल्डिंग के ऊपर पोजीशन बना रहा है, पोजीशन बनाए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दिस, देखो सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे,
अपने को रखना नहीं है, समझना है। वर्ब ढूंढी, सबसे पहले बिलोंग्स एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट कौन है, बैग है। जो इस बैग के ऊपर पोजीशन जमाएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टू क्या है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सेकंड में देखो इज क्या है, वर्ब है। इज एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब क्या लाएगी अपने साथ में, क्या लाएगी, एडजेक्टिव लाएगी। एलिगेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अच्छा, हाउस क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन, और हाउस को नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करते हुए क्या होता है, एडजेक्टिव। देन क्या हो गया, कंजक्शन। अच्छा, दिस, दिस देखो इसमें क्या, दैट हाउस इज मोर एलिगेंट देन दिस। इसकी तुलना में वो घर है वो और भी सुंदर है। तो ये भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो आप बोलोगे सर ये दिस है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इसको कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, ये किसके साथ में तुलना हो रही है बच्चों, इसकी सब्जेक्ट की तुलना हो रही है इसके साथ में। किसकी तुलना हो रही है, सब्जेक्ट की तुलना हो रही है कि वो घर, है ना। तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये एक सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है लेकिन सब केस की कौन सा, इसका एक सब्जेक्टिव केस होगा। ये काम किसकी तरह, एक सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है ना, सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। ये हो गया कंजक्शन। कंजक्शन के बाद में ये दिस लिखा हुआ है। अब दिस का आप बोलोगे सर सेंटेंस, ये आपको बाद में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे है ये, लेकिन अभी ये सब्जेक्ट है। जैसे जैसे जितनी डोज आपको अच्छी है आपके स्वास्थ्य के लिए, उतनी डोज आपको दी जाएगी। आप आगे बताऊंगा ये सब्जेक्टिव केस के क्यों आए यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो तुलना हो रही है ना, वो इस सब्जेक्ट की तुलना हो रही है, तो सब्जेक्ट की तुलना होगी तो कंजक्शन बाद में, कंजक्शन के बाद में ये सब्जेक्टिव ही केस ही आएगा। आगे और पढ़ेंगे, है ना। जैसे आई सी इज बेटर देन हर नहीं होता, सी इज बेटर देन सी होता है ना। आई टीच बेटर देन यू, ये सब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो सब्जेक्टिव केस ही आता है ना। ये आगे पढ़ेंगे हम आगे, ना। तो आगे देखिए, इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कौन का बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। यहाँ से एरर कुछ नहीं आने वाला है। एरर देखो ये नीचे बड़े एरर, इनसे आएगा एरर। आगे देखते हैं, डेट इज योर हाउस इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आपने क्या साथ मिलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और योर क्या हो गया इसका पजेसिव एडजेक्टिव, और दैट, दैट क्या बच गया। अब बताओ ये एडजेक्टिव हो सकता है क्या, एडजेक्टिव सब्जेक्ट तो नहीं बन पाएगा। ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोनाउन बनेगा, और प्रोनाउन बनेगा तभी वो सब्जेक्ट आएगा। काम क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाम क्या है उसका, प्रोनाउन है। नाम अलग होता है, काम अलग होता है। तो हमने देखा कि इस प्रकार से एक यही जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वही एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। वैसे ही जो पिछले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे ना, इच, नाइदर, आइदर, ये सब क्या करते हैं, ये भी एक प्रोनाउन का भी काम करते हैं और एक एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। सर कैसे पहचानेंगे प्रोनाउन, आपको मैंने एक बात बताई थी, प्रोनाउन है वो एक नाउन की जगह यूज में नहीं आ जाता है। तो प्रोनाउन के साथ में एक नाउन नहीं आता। देखो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा। यहाँ पे जब ये प्रोनाउन था, यहाँ पे नाउन आएगा, नहीं आया। लेकिन जब एडजेक्टिव था, यहाँ पे ये एडजेक्टिव था, इसके साथ जस्ट बाद में नाउन आया। यहाँ पे भी एडजेक्टिव था, इसके जस्ट बाद में नाउन आया। क्योंकि एडजेक्टिव बिना नाउन के बिना ये लिखे ही नहीं जा सकते। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसी जगह होती है वहां पर लिखे जा सकते हैं ना। तो ये याद रखना है कि ये दोनों रूप में काम कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव भी बन सकते हैं और प्रोनाउन भी बन सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन एरर। ये एरर वैसे तो डेट ऑफ के नाम से जाना जाता है, मतलब आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन होती है इसमें, है ना। चलिए देखते हैं। द एयर ऑफ दिल्ली, सबसे पहले हम सेंटेंस ब्रेक करते हैं, देख के घबराना नहीं, आराम से करेंगे। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन जयपुर। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, इसने क्या बोल रहा है कि द एयर ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली है, इसकी एयर है यहाँ पे ना, और ये जयपुर है पूरा। इसने कंपैरिजन कर दी इसके साथ में सीधी। हो सकती है क्या कंपैरिजन इसके साथ में, मेरे इस हाथ की इस हाथ के साथ में कंपैरिजन हो सकती है क्या, मेरे इस हाथ की मेरे पैर के साथ कंपैरिजन हो सकती है क्या।
बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन हो जाता है। तो ये सेंटेंस तो गलत हो ही गया कि द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन जयपुर, है ना। तो ये सेंटेंस तो गलत हो ही गया। इसको ब्रेक करना हम और आगे सीखेंगे। अभी अपनी कंसेप्ट सीख लेते हैं कैसे होगा। देखो, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन, यहां तक तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे हम क्या लिखना चाह रहे थे कि द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन the air of जयपुर। हमें लिखना तो ये चाहिए था कि द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ जयपुर। अब अपने को पता है एक नाउन को बार बार रिपीटेशन से बचाने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, प्रोनाउन। तो क्या ये इसलिए द एयर ये पहले आया हुआ, यहाँ पे द एयर आया हुआ पहले, इसकी जगह मैं क्या यूज में ले सकता हूं, दैट यूज में ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकता हूं भाई। तो क्या आ जाएगा, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन दैट ऑफ जयपुर, देन दैट ऑफ जयपुर। तो ध्यान रखना, जब कंपैरिजन है वो एक ही चीज में होता है, सेम श्रेणी की जो चीजें होती है ना, सेम क्लास की चीज होती है, उसी के कंपैरिजन होगा। दूसरी क्लास में अपने को कंपैरिजन नहीं करना है। सेकंड सेंटेंस में चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ योर शूज इज मोर देन पूजा। अरे क्या बोल रहा है कि शूज, जो जूतों की कीमत है वो पूजा से ज्यादा है। देखा था कि आपने कभी पूजा हो पहले, तो पूजा की कैसे जूतों के साथ तुलना की जाएगी भाई, है ना। लिखना क्या चाह रहा था, द कॉस्ट ऑफ योर शूज इज मोर देन द शूज, मोर देन द, अब शूज से भी तुलना नहीं करनी है, तुलना तो कॉस्ट से करनी है। तो देन द कॉस्ट ऑफ पूजाज शूज, पूजाज शूज। अब मैं अगर यहाँ पे, अच्छा ये अपोस्ट्रोफ हो गया, पूजाज शूज, ये यहाँ पे ही आएगा, है ना। अब ये सही है सेंटेंस, द कॉस्ट ऑफ योर शूज इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ पूजाज शूज। लेकिन अगर मैं इस शूज को हटा भी दूंगा ना, तो भी ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये अभी तो बात किसकी कर रहा है, बात तो शूज की कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ योर शूज इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ पूजाज, कि जो पूजा के जो जूते हैं उनसे ज्यादा तुम्हारी जूतों की कीमत है। और इस द कॉस्ट को बार बार रिपीट से बचाने के लिए, द कॉस्ट को यहाँ पर दिया है ना, इसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, दैट यूज में लेते हैं। तो क्या आंसर सही आना चाहिए, द कॉस्ट ऑफ योर शूज इज मोर देन दैट ऑफ पूजाज। अब पूजा के जूतों के साथ में कभी तुलना नहीं हो सकती भैया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, द बुक्स ऑफ लक्ष्य आर मोर इंटरेस्टिंग देन एमबीडी, देन एमबीडी। द बुक्स ऑफ लक्ष्य आर मोर इंटरेस्टिंग देन एमबीडी। सबसे पहले वही बात कि यहां तक तो ये सही है ही, यहां तक तो ये सही है। उसके बाद में मुझे क्या लिखना चाहिए था भाई, एमबीडी की तुलना लक्ष्य, ये तो दोनों क्या है, कंपनी है, या फिर जो प्रकाशन करते हैं वो है। तो ये तो दोनों, इन दोनों की तुलना की जा सकती है, लेकिन बुक्स से थोड़ी तुलना की जा सकती है एमबीडी की। तो यहां पर हम क्या लिखना चाह रहे थे, देन द बुक्स ऑफ एमबीडी। हम लिखना तो ये चाह रहे थे कि द बुक्स ऑफ लक्ष्य आर मोर इंटरेस्टिंग देन द बुक्स ऑफ एमबीडी। अब बार बार द बुक्स से बचाने के लिए, द बुक्स ऑफ से बचाने के, द बुक्स ऑफ एमबीडी, द बुक्स, इसको बचाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक प्रोनाउन यूज में लूंगा। और प्रोनाउन क्या यूज में लूंगा, क्या यहाँ पे दैट आ सकता है, क्या दैट आता है बच्चों सिंगुलर के लिए, दैट आता है सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए क्या आता है, दोज आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, द बुक्स ऑफ लक्ष्य आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ एमबीडी। कि एमबीडी की जो बुक्स है ना, उनसे अच्छी क्या है, लक्ष्य की बुक्स हैं। एक सेंटेंस और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो कर लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, कंफ्यूज होना नहीं है अपने को, क्योंकि हमने ग्रामर है वो कंसेप्ट से सीखी है, बेसिक क्लियर करके सीखी है ना। चलिए मैं सेंटेंस मैंने लिखा, the building of your school is more attractive
दैट स्कूल। मैंने सेंटेंस लिखा कि द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल इज मोर अट्रैक्टिव देन दैट स्कूल, है ना। भाई स्कूल से कंपैरिजन बिल्डिंग की कैसे कर दिया आपने? स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। स्कूल में तो टीचर भी है, स्कूल में क्लर्क भी है, स्कूल में प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल भी है, एचएम भी है, सब होते हैं ना। तो पूरे स्कूल की तुलना थोड़ी कर सकता था। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें लिखना तो ये चाहिए था कि द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल इज मोर अट्रैक्टिव देन द बिल्डिंग ऑफ दैट स्कूल, है ना। वही बात, बार बार इस बिल्डिंग को बार बार बिल्डिंग लिखने के बजाय हम क्या यूज में लेंगे? दैट यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे? दैट यूज में लेंगे। सेंटेंस बन जाएगा द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल इज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ दैट स्कूल। अब बोलोगे सर दैट दो बार आ रहे हैं, ये आएंगे बच्चों, ये एक सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। इसीलिए मैंने शुरू में ये नहीं लिखा था, मैं आपको एकदम कंसेप्चुअली जो ग्रामर सिखा रहा हूं, है ना। तो आपको कहीं भी डाउट होना नहीं चाहिए कि सर ये ऐसे आया तो ये मतलब रूल लड़ते हैं, उसमें क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है कि बोले सर ये डेट ऑफ अक्टूबर आ रहा था, इसीलिए मैंने तो ये नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पे डेट आएगा, बिल्कुल आएगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे उस चीजों को, जो प्रोनाउन आना है उसकी जगह। तो देखो यहाँ पे ये तो एक प्रोनाउन है और ये एक एडजेक्टिव है। भाई ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है ना। और ये दैट है, स्कूल के ऊपर पोजीशन जमा रहा अपना कि दैट स्कूल, तो ये तो एडजेक्टिव है। और ये क्या है? ये तो प्रोनाउन है, क्योंकि हमने नाउन को बार बार रिपीटिशन से बचाने के लिए हमने इस वर्ड को यूज में लिया है। तो बच्चों आज हमने सीख लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो इनका यूज भी सीख लिया है। थैंक यू।